नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों, आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नमाला 9.2 के 3 मुख्य प्रश्न करेंगे। और वो मुख्य प्रश्न किस प्रकार से हल करने हैं वो आज हम उसका बहुत ही ज़्यादा सरल तरीका पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रश्न में बिंदुओं 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड। ध्यान रखें दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाना है। यानी ये जो 5,3 है ये पहला बिंदु और ये -3, -2 ये दूसरा बिंदु। पहले बिंदु में x1 और y1, दूसरे बिंदु में x2 और y2। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। हाँ, मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा, मान लीजिए यहाँ पे कौन आ रहा है, x अक्ष आ रहा है, x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। इन दोनों को हमने मिलाया, वो रेखाखंड बना। अब इसको विभाजित करना है, लेकिन विभाजित करने के लिए कौन आया, x अक्ष। लेकिन हमें पूरे x अक्ष की जरूरत नहीं, हमें तो x अक्ष ने इसे जहाँ पे विभाजित किया हमें उस बिंदु की जरूरत है। हमने वो बिंदु कहीं पे भी हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मानना इसके अंदर कहीं पे है, क्योंकि लिखा है ना रेखाखंड को विभाजित करता है। तो रेखाखंड को जब भी विभाजित करेंगे वो हमेशा अंत विभाजन होगा। दोस्तों ध्यान रखें, ये हमेशा अंत विभाजन ही होगा। तो चलिए, ये अंत विभाजन करने के लिए जो बिंदु आया वो बिंदु है किसका, एक्स अक्ष का बिंदु है। ध्यान रखें, जब भी किसी अक्ष का बिंदु आए उसके निर्देशांक हमें पता लगाने के लिए हम वीडियो पहले ला चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है, अक्षों के बारे में हमने आपको वह समझाया था कि चतुर्थांशों में कैसे बिंदु अंकित करते हैं, अक्षों पर कैसे बिंदु अंकित करते हैं। तो उन सभी वीडियोस की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर देखिएगा। तो चलिए, ये बिंदु है किसका, एक्स अक्ष का, और इस रेखाखंड के लिए विभाजन बिंदु का काम कर रहा है। तो ध्यान रखें, जब भी किसी अक्ष का बिंदु आता है तो जो दूसरा अक्ष होगा उसका मान 0 ही होगा। ये ध्यान रखें, क्योंकि ये देखिए x अक्ष का बिंदु है ना, इसलिए y का मान 0 ही होगा। अब x का मान, तो x अक्ष है, फिर मतलब x अक्ष का तो कोई भी बिंदु आ सकता है। तो यहाँ पे केवल x लिखेंगे और हम कुछ भी नहीं लिखेंगे दोस्तों। तो y का मान 0 हो गया। और लिखा ना किस अनुपात में, यानी हमें वही अनुपात ज्ञात करना है। और हमने आपको यहाँ बताया था कि इसमें देखा जाए तो ये जो विभाजन बिंदु आया उसी के निर्देशांकों के लिए सूत्र होता है, यानी एक x का सूत्र होता है और एक y का सूत्र होता है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सूत्र के अंदर होती है। अब हमें तो ये देखना है कि हमें क्या पूछा गया है। हमें पूछा गया है अनुपात। अब अनुपात किस सूत्र में होता है, x वाले में होता है या y वाले में। तो दोनों सूत्रों में x ये अनुपात है वो दोनों ही सूत्रों में होते हैं। तो अब विभाजन सूत्र के लिए कौन सा सूत्र ले, x वाला या फिर y वाला। तो एक ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आपको अनुपात पूछा जाता है, आपको x या y में से वो सूत्र लेना है जिसमें अनुपात तो नहीं दिए गए हैं, अनुपात तो हमें ज्ञात करने हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे x वाला सूत्र कब लेते हैं, जब x1 का मान भी हमें पता हो, x2 का मान भी हमें पता हो, और विभाजन बिंदु का जो x है उसका मान भी पता हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये दोनों मान तो पता है लेकिन ये मान हमें पता नहीं है। y में चलते हैं, y1 का मान भी पता है, y2 का मान भी पता है, और ये बीच में विभाजन बिंदु का जो y है वो मान भी हमें पता है। यानी जब x अक्ष आया तो y का मान 0 हो गया, y में यहाँ कोई कमी नहीं, इसलिए विभाजन सूत्र भी कौन सा, y वाला। लेकिन ये जो चीज़ पूछी है अनुपात, वो अनुपात हमेशा कहाँ है, वो अनुपात है वो सूत्र के अंदर होता है। और सूत्र के जब भी आपको अंदर वाली चीज़ पूछी जाए उस सूत्र को आगे लेके आ जाओ। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 बराबर ये y। कोई दिक्कत नहीं, ये जो सूत्र है वो इस प्रकार से आगे आ गया। हमने y वाला ये सूत्र क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे y के सारे मान दिए हुए हैं। जब भी पहले, दूसरे और विभाजन बिंदु तीनों में y के मान दिए गए हैं, अनुपात पूछा जाता है, y वाला सूत्र लेंगे। अगर x के सारे मान दिए गए हैं तो अनुपात के लिए x वाला सूत्र लेंगे। लेकिन जब x और y सबके मान दिए गए हैं ना, तो जो आपका मन करे, x का करे तो x वाला सूत्र लगाओ, y का करे तो y वाला सूत्र लगाओ। लेकिन
लेकिन जब भी अनुपात पूछा जाए सूत्र को आगे लिखो, जिसका सूत्र है वो पीछे चीज चली जाएगी, ध्यान रखें। अब इसमें मान रखें m1 का मान हमारे पास नहीं है, वो तो हमें ज्ञात करना। y2 दूसरे बिंदु के अंदर y का मान कितना, -2, फिर सूत्र में क्या है प्लस। m2 का मान हमारे पास है नहीं। y1 यानी पहले बिंदु का y कौन, 3 बट्टा में अनुपातों का योग करेंगे, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y, और y का मान कितना, 0, यानी y कौन सा है, विभाजन बिंदु का y है। चलिए सरल करते हैं, इसको गुणा किया -2m1, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों गुणा किया प्लस 3m2। जब भी किसी चर को संख्या से गुणा करेंगे संख्या इसके आगे चिपक जाएगी, बस बराबर में क्या हो गया, 0। ये कहाँ गया, बट्टा के नीचे वाला, देखिए ध्यान रखिए, ये जो बट्टा के नीचे है इसको यहाँ से हटाया, यानी इसका कर दिया है पक्षांतर, इसको सरल किया, ऊपर तो गुणा किया, इस बट्टा वाले को हटाया, ले जाकर यहाँ पे 0 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि बट्टा के जो नीचे होती है जब वो अपने पक्ष को छोड़कर उस तरफ जाएगी तो गुणा होगा, 0 से गुणा हुआ इसलिए 0 ही बनेगा। जब भी 0 को किसी से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए अब हम इस चीज़ बट्टे वाले नीचे वाली जो चीज़ है ना उसको हम लिखेंगे ही नहीं। अब क्या करें, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, m1 वाले को इधर रखो, m2 वाले को पूरा उठा के उस तरफ ले जाओ, तो ये माइनस का हो जाएगा 3m2, प्लस का था उस तरफ जाते ही माइनस का हो गया। जब ऐसा हो कि बराबर के इस तरफ जो बचा वो भी माइनस का, बराबर के उस तरफ गया वो भी अब माइनस का, तो दोनों के माइनस आपस में कट जाएंगे। फिर क्या करें, यहाँ पे केवल m1 बचेगा, इसके साथ वाली जो संख्या ना ये अब उस तरफ जाएगी, ये केवल यहाँ बचेगा, ठीक है। उस तरफ जो पड़ा है ये, इसमें से m2 है वो इस तरफ आएगा, 3 यहाँ बचेगा, m2 किस में है, गुणा में, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, भाग में, यानी ये आ गया m2 इस तरफ। और बताइए उस तरफ कौन सी संख्या पहले से वहाँ पे है, तो पहले से वहाँ पे कौन है, ये रहा 3। अब ये जो 2 है इसके साथ वो बट्टा के नीचे जाएगा, तो यहाँ 2 चला गया बट्टा के नीचे। अब ये जो बट्टा बना, ध्यान रखें, m1 इस तरफ था, m2 बट्टा के नीचे आया, 3 यहीं पे था, ये 2 बट्टा के नीचे चला गया, इस तरफ से बना। फिर ऊपर वाले को पहले नीचे वाले को बाद में लिखेंगे और ये अनुपात बन जाएगा, बट्टे ही अनुपात होता है, ऊपर वाले को पहले नीचे वाले को पीछे ले जाओ और फिर ये अनुपात लगा दो, यानी हमें अनुपात प्राप्त हो चुका है। लेकिन हमें ये बताना पड़ेगा कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले या मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा 3:2 के अनुपात में अंतःविभाजित होता है। ये ध्यान रखें, अंतःविभाजित होता है, तो ये अनुपात हो गया 3:2। अब दोस्तों एक छोटी सी बात बता रहे जो इस प्रश्न में पूछी नहीं गई है, फिर भी अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करो, मान लीजिए ये पूछा जाए आपको कि ये तो पक्का तय हो गया कि जब भी आपको इस प्रकार से पहला दूसरा और बीच में कोई ये विभाजन बिंदु दे दिया, अनुपात पूछा जाए तो x या y दोनों में से कोई एक सूत्र लेंगे, अनुपात ज्ञात हो जाएगा। अनुपात ज्ञात होने के बाद अगर आपको यह लगे कि सर इसमें भी अभी तक कोई कमी है, x अक्ष का बिंदु है ना, तो y का मान तो 0 हो गया, x का मान हमें पता नहीं है ना, तो अब यदि आपको x का मान भी पूछ लिया जाए, मतलब x अक्ष का ये बिंदु पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है, अब लगाना है x का सूत्र, यहाँ पे बराबर में वही सूत्र रहेगा, आगे नहीं लाएंगे, क्योंकि अब वहाँ सारे मान हमारे पास हैं, x से संबंधित ये मान तो पहले से थे, x1 और x2, अब अनुपात भी हमारे पास है, तो इनको वापस काम में लेकर हम x का मान है वो भी ज्ञात कर सकते हैं अगर पूछा जाए तो। लेकिन दोस्तों अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके यहाँ आ जाता है और इस प्रकार से मान पूछा जाता है, तो यहाँ पे x लिखें, ये पूछा गया नहीं है, अगर पूछते हैं तो यानी x अक्ष का बिंदु ज्ञात करो, तो आपको x का सूत्र लगाना है वही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर इसमें क्या करें, यही x1 x2 m1 m2 सबके मान यहाँ पे रखें, मान रखने के बाद में यहाँ आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर आप लिख सकते हो अतः x अक्ष का वह बिंदु, और वह बिंदु कौन सा हो जाएगा, आप इस कोष्टक में लिखें, y का मान तो 0 ही रखा जाएगा और x का जो मान आपको यहाँ प्राप्त हो वो यहाँ रख दे, वो x अक्ष का वो बिंदु हो जाएगा जो इसको विभाजित करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न में दोस्तों बिंदुओं 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। मतलब अभी जो हमने 5वां प्रश्न किया था वही प्रश्न है, वहां x अक्ष था, यहाँ y अक्ष है, कोई दिक्कत नहीं। पहला बिंदु 2, -3, दूसरा बिंदु 5, 6, इसको विभाजित करने के लिए y अक्ष का कोई बिंदु आएगा और y अक्ष का है मतलब x का मान 0 हो जाएगा। y हमें पता नहीं, ध्यान रखें यदि x अक्ष का बिंदु था वहाँ y का मान 0 था। ध्यान रखें 0 चाहे कोई हो या कोई ना हो, पहले हमेशा x का मान, बाद में हमेशा y का मान। तो ये y अक्ष है ना, तो x 0 हो जाएगा। अब y, तो y अक्ष में तो बहुत सारे मान है, इसमें से कौन सा मान है पता थोड़ी है, इसलिए y का y ही रखेंगे। हो गया। अब बताइए यहाँ पे आपको लगाना क्या है, विभाजन सूत्र, ये तो है ही। पूछा क्या गया है वो देखिए, यहाँ पे हमें पूछा गया है क्या, अनुपात, यानी m1 अनुपात m2। और हमने अभी बताया अनुपात ज्ञात करने के लिए x या y दोनों में से कोई एक सूत्र, लेकिन कौन सा। अब यहाँ पे देखिए अगर x के सारे मान दिए गए हैं तो x वाला सूत्र आएगा, y के यदि सारे मान दिए गए हैं तो y वाला सूत्र आएगा। चलिए y को ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए y का y1 यहाँ दिया गया है, y2 भी दिया गया है, लेकिन बीच में देखो y का ये मान दिया हुआ नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि y का क्या मान है, इसलिए अनुपातों के लिए y का सूत्र नहीं x वाला सूत्र लगेंगे। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x। कोई दिक्कत नहीं, x वाला सूत्र लगाया। सूत्र आगे क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया ना सूत्र के अंदर वाली कोई भी चीज़ पूछी जाए, अनुपात हो चाहे x1 हो चाहे x2 हो, कोई भी मान पूछा जाए तो सूत्र आगे आएगा। चलिए मान रखते हैं, m1 का मान हमारे पास नहीं, x2 यहाँ दूसरे बिंदु में x का मान 5, फिर प्लस ये m2, x1 कितना 2, कोई दिक्कत नहीं। आगे अनुपात हमारे पास है नहीं, और x का मान, ये x कौन सा, विभाजन बिंदु का x कौन है भैया, 0, 0 लिख दिया हमने। यहाँ गुणा करते हैं 5m1, यहाँ गुणा करते हैं 2m2, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। अभी हमने जो प्रश्न 5वां किया था उसमें ये बताया था कि बट्टा के नीचे से हटाया, यहाँ पे जाके गुणा में लगेगा, 0 से गुणा हो गया, 0 ही आएगा। फिर क्या करें, ये जो 5m1, ये m1 वाला तो इसी पक्ष में रखो, इस m2 वाले को उस पक्ष में ले जाओ, माइनस का 2m2, कोई दिक्कत नहीं आई। अब करें क्या, अभी तो हमने जो किया था ना 5वें में, उसमें यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, दोनों माइनस कैंसिल हो गए। लेकिन अब देखो इसमें तो माइनस है नहीं, इसमें माइनस है, तो एक में माइनस होने से उसे कैंसिल मत करना, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ केवल m1 रखेंगे, उस तरफ से m2 को उठाकर यहाँ बट्टा के नीचे लाएंगे। जब m2 वहाँ बट्टा के नीचे चला जाएगा तो m2 की यहाँ पे जगह पे कौन बचेगा, यहाँ बचेगा इसका -2, m2 का ये जो गुणांक है ना -2, ये यहाँ बच जाएगा। फिर m1 के साथ कौन सा नंबर है वो उस तरफ जाएगा तो बट्टा के नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे अनुपात करते हैं, m1 अनुपात m2, ऊपर वाला पहले, नीचे वाला पीछे। फिर देखिए क्या बनता है, बराबर में ये -2 आगे और ये 5 आ जाएगा पीछे। अब एक मन में एक बात आएगी हमारे कि अभी जो हमने प्रश्न किया था उसमें सर अनुपात में कहीं पे माइनस नहीं आया था। ध्यान रखिए दोस्तों, इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है और यदि अनुपात में कोई माइनस नहीं, वो होता है अंतःविभाजन। यदि आपको अनुपात में कोई भी एक नंबर माइनस का नजर आए तो यानी वो बाह्य विभाजन है, बस यही ध्यान रखें। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अतः इन दोनों बिंदुओं को, ये जो प्रश्न में 2 बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष द्वारा, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, अभी है एक बात कहने के लिए, अब ध्यान रखिए। y अक्ष द्वारा हम लिखेंगे, देखिए 2:5। अब आप कहोगे सर माइनस तो लिखा ही नहीं, अब ध्यान रखिएगा, y अक्ष द्वारा 2:5 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। ध्यान रखें, ये जो माइनस है ना, ये केवल यही दर्शा रहा है कि ये अंतः विभाजन नहीं, बाह्य विभाजन है। तो बाह्य विभाजित करता है या बाह्य विभाजित होता है। चलिए बाह्य विभाजित होता है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अनुपात आपको माइनस का प्राप्त हुआ, लेकिन जैसे ही आप आगे बाह्य विभाजन का जिक्र करेंगे ना, तो उस समय इसके आगे आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अनुपात का माइनस ये बताता है कि ये बाह्य विभाजन है, लेकिन यदि प्रश्न में पहले से लिखा है बाह्य विभाजन तो फिर उसे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से छठा प्रश्न हो गया। करते हैं अगला प्रश्न। अब सातवें प्रश्न में यह है कि यहाँ पे आपको दो बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 11,15 एक नया बिंदु आया, वो किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये विभाजित करने के लिए बिंदु आया तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है। ये हो गया अपना पहला बिंदु, इसे मिलाया किससे, ये दूसरे बिंदु से, जो प्रश्न में कहा गया है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाना। ठीक है, मिलाया, मिलाने से क्या बन गया, रेखाखंड। अब उस रेखाखंड को ये बिंदु 11,15 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये विभाजित करने के लिए आया है। कहीं पे भी लगा दो 11,15, कोई दिक्कत नहीं, लगाया किस अनुपात में, यानी हमें अनुपात पूछा गया है। तो अभी हमने पांचवा और छठा प्रश्न किया था, उसमें हमने आपको भी बताया था कि अनुपात करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए x या y किसी भी एक का सूत्र लगाना है, ध्यान रखें। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा ले, x वाला या y वाला, तो हमने आपको वहाँ बता दिया था अगर x के सारे मान पता है तो x वाला, y के सारे मान पता है तो y वाला। लेकिन अगर आपको x और y सबके मान पता है तो दोनों में से कोई एक सूत्र लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x1 15, x2 ये 9 और x का मान कितना 11। विभाजन सूत्र में है वो x और y मानेंगे, इनको x1 y1 x2 y2, तो सारे मान यहाँ पे दिए गए। x का सूत्र लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, y का सूत्र लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सूत्रों से हमें अनुपात समान ही मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। तो आप जो चाहो लगा सकते हो। तो x वाला लगा देते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 बराबर लगा दिया x वाले में सारे मान x के ही होते हैं, रखते हैं मान। अनुपात का मान हमारे पास नहीं, x2 का मान यहाँ पे पड़ा है, ये रहा 9, वापस प्लस m2 हमारे पास है नहीं, x1 यानी पहले का x कौन 15 बट्टा में कौन m1 प्लस m2 बराबर x का मान, ये कौन सा x है, ये विभाजन बिंदु का x कौन है भैया 11। अब करते हैं, इन दोनों का गुणा किया 9m1, कोई दिक्कत नहीं, इनको गुणा किया 15m2 बराबर क्या है यहाँ पे 11। ये बट्टा से हटकर गुणा में जाएगा, बट्टा से हटकर किस में जाएगा, गुणा में m1 प्लस m2। अब आधे से ज़्यादा बच्चे कि सर यहाँ 0 था, आपने 0 लिखा, ये तो आपने लिखा ही नहीं था। ध्यान रखें दोस्तों कि पांचवें और छठे प्रश्न में 0 था ना, इसीलिए ये जो नीचे वाली चीज़ है वो यहाँ से हटकर गुणा में जाती थी और 0 से गुणा होता था तो 0 ही आएगा। यहाँ 0 नहीं है तो 0 नहीं आएगा, गुणा करना पड़ेगा हमें। तो ये तो 9m1 प्लस 15m2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस 11 को गुणा करना है ना, तो ध्यान रखें इसमें ये 2 पद है, इसीलिए इसको गुणा में रखते वक्त कोष्टक में बंद करना जरूरी है। अगर आपने कोष्टक में बंद नहीं किया, ऐसे ही गुणा कर दिया m1 प्लस m2, इस प्रकार से लिख दिया, कोष्टक में बंद नहीं किया, तो 11 का गुणा केवल m1 से होगा, इस m2 को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपने 1 से गुणा किया तो वो गलत। ध्यान रखें जितने भी पद है अंदर सबसे गुणा करना पड़ेगा। 11 गया पहले इसके साथ तो 11m1, फिर ये गया इसके साथ गुणा हुआ प्लस का 11m2। ये ध्यान रखें दोस्तों, अगर यहाँ 2 पद है तो दोनों से गुणा होगा, 3 है तो तीनों से गुणा होगा। एक से ही गुणा कर दिया, दूसरे से नहीं किया तो गलत हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब करें क्या, क्योंकि तो नया प्रश्न हो गया। 5 और 6 में इस प्रकार की कंडीशन थी नहीं, तो वही कंडीशन है, कोई अलग कंडीशन नहीं है। वहां पे हमने क्या किया था, m1 वाले को यहाँ रखा था, m2 वाले को वहां लेकर गए थे ना। तो अब आपको यह करना है कि m1 के सारे इस तरफ, m2 के सारे उस तरफ। तो ये m1 वाला है ना, ये यहीं पे रहेगा 9m1, कोई दिक्कत नहीं। ये m2 वाला है, ये कहेगा मैं 1 सेकंड भी रुकने वाला नहीं, मुझे उस तरफ जाना है। ये 11m1 है, ये इस तरफ आएगा, तो ये प्लस का इस तरफ आती हो जाएगा माइनस का, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब इस तरफ देखो बराबर में, इस तरफ पहले से कौन है m2 वाला, m1 वाला तो उस तरफ चला गया, यहाँ m2 वाला कौन है 11m2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ m2 वाला ये 15m2 है, वो उस तरफ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 15m2।
अब इसको सरल करते हैं। यहाँ पे देखिए m1 इसमें भी है, m1 इसमें भी है, जो भी हो रहा है कर दें। यहाँ आएगा -2m1। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं माइनस का चिन्ह आएगा, फिर 11 में से 9 घटा दो। जब भी छोटा माइनस बड़ी संख्या हो तो हमेशा उत्तर माइनस का ही आएगा। यहीं पे यहाँ पे भी यही हो रहा है, 11 - 15 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 m2। ये जरूर ध्यान रखें। अगर आपने m1 m2, अब कोई कहेगा सर तो यहाँ पे आपने जोड़ क्यों नहीं की, ये 11 और 11 22 हो जाते हैं। नहीं हो सकते, क्योंकि ये m1 है और ये m2 है। जब चरों की इस प्रकार से जोड़ और बाकी आती है तो उन चरों का समान होना भी जरूरी है, तभी उनकी जोड़ या बाकी कर सकते हैं। चलिए, दोनों के आगे माइनस, वही 5वें प्रश्न वाली कंडीशन, दोनों की तरफ यदि माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब अब माइनस नहीं आएगा। मतलब यहाँ जो हो रहा है वो कौन सा विभाजन है, अंत विभाजन। चलिए, m1 यहाँ रखेंगे, यहाँ से m2 इस तरफ आ जाएगा बराबर में। यहाँ क्या बचा हुआ है 4, ये संख्या जो है वो बट्टा के नीचे चली जाएगी। बस वही चीज, कट रहा है तो काट दे। यहाँ पे कट रही है संख्या, पहले कोई आया था तो जो संख्या नहीं कट रही थी, यहाँ संख्या कट रही है ना, 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, 2 के पाठे से कट गई। बस ऊपर वाले को पहले लिखो, नीचे वाले को बाद में लिखो। यहाँ लिखेंगे, देखो पहले वाला यहाँ आ जाएगा, ये चला जाएगा पीछे। ये नहीं करना है कभी कि सर बट्टा के नीचे तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो वहाँ भी नहीं होता। नहीं, अनुपात में हमें जरूरी है लिखना। तो चलिए, ये हो गया 2:1, ये हमें अनुपात प्राप्त हो चुका है। और अब हम लिखेंगे कि अतः इन दोनों, ये जो बिंदु प्रश्न में दिए ना, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11,15 2:1 के अनुपात में, अब बताइए क्या लिखें, अंत विभाजित करता है या बाह्य विभाजित करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंत विभाजित, क्योंकि यहाँ कोई माइनस नजर नहीं आ रहा है। अनुपात में ध्यान रखें दोस्तों, अंत विभाजित करता है। ये लिख दिया हमने, अंत विभाजित करता है। दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत नजर नहीं आता तो हमने इसको पढ़ के किया है, उससे आप खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से यदि माइनस होता है इसमें एक संख्या कोई भी, तो हम क्या करते, जब अनुपात को वापस लिखते ना तो वहाँ माइनस को लिखते ही नहीं, और क्या लिख देते कि ये बाह्य विभाजित करता है। लेकिन ये माइनस है नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि अंत विभाजित करता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, इससे संबंधित जो अन्य प्रश्न आगे आने वाले हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।